अगर हमें ये पूरा चार्ट समझना है ना तो हमें कुछ टर्म समझने होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो समझते हैं। सी, जो यूनिवर्स है ना वो वास्ट कॉस्मिक सिस्टम है मास और एनर्जी का। मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में चाहे एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल हो चाहे बड़ा गैलेक्टिक क्लस्टर हो, हर जगह आपको मास और एनर्जी देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं लाइक मैटर और एनर्जी देखने को मिलेगा। जो मैटर और एनर्जी है ना उसी से दो टर्म देखने को मिलते हैं हमें, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, है ना। तो उधर नहीं जाएंगे, हम पहले समझते हैं मास, मैटर और ग्रेविटी को, है ना। लाइक मैटर की वजह से कैसे ग्रेविटी देखने को मिलती है, तो मैटर है ना वो हर जगह है, राइट। जैसा कि अभी कहा था ना, मैटर हर जगह मिलेगा आपको, है ना। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लाइक कोई रिवर हो या फिर माउंटेन हो, प्लेनेट हो, हर जगह वो आपको देखने को मिलेगा मैटर। जो मास है ना, मास ही मैटर की प्रॉपर्टी है। और मास की एक खासियत होती है, मास के अंदर होता है ग्रेविटेशनल पुल, राइट। इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमें ग्रेविटी देखने को मिलती है ना, ग्रेविटी का एहसास होता है। तो हमें जो मास है ना उसकी दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा उसी में उतना अमाउंट ऑफ मास होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं मास और एनर्जी की। लाइक जो मास और एनर्जी है ना वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। यानी मास और एनर्जी एक ही है। हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में, है ना। अब हम बात करते हैं मास और एनर्जी की वजह से कैसे स्पेस टाइम कर्वेचर में बेंड देखने को मिलता है और हमें ग्रेविटी का एहसास होता है ना। तो देखो, जो आपको ये वीडियो दिख रहा है ना उससे आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं लाइक कैसे जो अर्थ है ना उसके मास की वजह से, जैसा कि मास के अंदर ग्रेविटेशनल पुल होता है, और वो कैसे मास की वजह से जो स्पेस टाइम कर्वेचर है उसमें वो बेंड कर रहा है ना। तो जो बेंड हो रहा है ना वही हमें ग्रेविटी का एहसास दिखाता है। अब बात करते हैं फोटोन की। देखो, फोटोन कुछ नहीं, जो हीट पार्टिकल है ना, जैसे कोई टेम्परेचर बढ़ा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा ऑफकोर्स उसमें हीट होगी। जो हीट पार्टिकल्स होंगे ना वही हीट पार्टिकल ही वो फोटोन्स हैं और उसी को हम लाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी को। जो बिग बैंग थ्योरी है ना उसको जो प्रोपोनेंट है वो है जॉर्ज लेमेत्रे। उन्होंने 27 को इस थ्योरी को सामने रखा एंड उसे एडविन हबल और रेडशिफ्ट फिनोमेना के जरिए 1928 को इसे प्रूव कर देते हैं। और इसको और ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। इसके क्रिटिक बहुत कम है, बस इसके जो सपोर्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर में देखे जाते हैं। अब हम समझेंगे कैसे जो बिग बैंग थ्योरी है वो लॉ ऑफ फिजिक्स को ब्रेक करती है। जैसा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, वो कहता है कि समय के साथ चीज़ें ना अव्यवस्थित हो जाती हैं। बट हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना बिग बैंग थ्योरी को, उससे हमें देखने को मिलेगा कैसे समय के साथ चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। दैट मीन्स ये लॉ ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सेकंड जनरल रिलेटिविटी है ना वो भी ब्रेक होती है। एक छोटे से पॉइंट में ग्रेविटी इंटेंस हो जाती है और स्पेस टाइम होता है ना वो इनफाइनाइट हो जाता है ना। दैट मीन्स यही ब्रेक हो रही है, यही फेल हो रही है। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिज्म, वो भी फेल हो जाता है। क्वांटम मैकेनिज्म एक्चुअली जो पार्टिकल बिहेवियर को होता है ना वो प्रेडिक्ट करता है, बट यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे फिजिक्स के लॉ होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और राइट, अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखो, ये पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है ना, जैसे हम ये इस नॉक्स से भी ज़्यादा छोटा है, जैसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं, जैसे सिंगुलरिटी बोलते हैं, है ना। इसके अंदर जो डेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर है और इंटेंस ग्रेविटी है। अब इसको हम दूसरे नज़रिए से देखें तो कैसा दिखता है। देखो, जो ये ना जो स्पेस टाइम कर्वेचर है ये, राइट। अब जो यहाँ पर ये देखोगे ना, ये अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मासेस दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से जिसमें जितना ज़्यादा मास है वो उतना स्पेस टाइम को वेंड कर रहा है। तो अब ये देखो, जो यहाँ पर ये चीज़ है ना, ये स्पेस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेंड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ना इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। इनमें अलग अलग मास था तो इतना ज़्यादा वेंड हो रहा था। अब सवाल आता है यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन सा मैटर है जो इसे बहुत ज़्यादा वेंड कर रहा है। तो हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है ना। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक अगेन। देखो, अभी इतना तो समझ गए ना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मास होगा तो वो उस पर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटी देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो 13.8 बिलियन ईयर्स तक वो पता नहीं क्यों धमाका होता है, वहाँ पर धमाका होता है और ब्रह्मांड फैलने लगता है, ठीक है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अब देखो, ऑफकोर्स कोई चीज़ फैलेगी तो टेम्परेचर होगा डाउन, वो जो स्पेस है ना, जो यूनिवर्स है ना वो ठंडा होने लगेगा।
तो एनर्जी यहाँ पर कैसे रिलीज होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रिमोडियल एनर्जी होती है ना, जैसे ही धमाका होता है वो क्या करने लगती है, बाहर निकलने लगती है ना, तो एनर्जी रिलीज होने लगती है यहाँ से। अब हमने जैसा कि जनरल रिलेटिविटी में पढ़ा था कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में। जो एनर्जी निकली है ना, जो ये रिलीज हुई है, वो कन्वर्ट होने लगती है मास में, ठीक है। अब वो मास होता है क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये मैटर निकलते हैं यहाँ पर बनते हैं। तो अभी फोटॉन्स की बात करते हैं। तो फोटॉन्स क्या है, देखो जो टेम्परेचर था ना उसी के हीट पार्टिकल हैं, वही फोटॉन्स हैं, है ना। और जैसा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एंड जो क्वार्क है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क है ना, वो फेल हो रहे हैं एटम बनाने में, क्योंकि टेम्परेचर अब भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कम नहीं हुआ है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये जो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स है ये चारों ओर यूनिवर्स में स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। इस वजह से हमें जो लाइट है ना, लाइट उसे मूव करने में उसके पास कोई स्पेस नहीं है, वो वहाँ पर मूव नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि पूरा ब्रह्मांड ओपेक है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स क्या है, वो हॉट सूप है इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क का, और लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रही है, लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रही, तो हमारा ब्रह्मांड ओपेक है। अब जैसे ही आगे ब्रह्मांड ठंडा होने लगता है ना, टेम्परेचर पहुंचता है 10⁻13 सेल्सियस डिग्री, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो क्वार्क है, ये देखो क्वार्क प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बना देता है, कंपोस्ट कर देता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो आगे फिर टेम्परेचर गिरता है 4500 केल्विन, उसको टाइम लगता है 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ होती है कि अभी क्या था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क है ना, वो बना नहीं पा रहे थे एटम। अब क्या हुआ कि हमारे पास अब प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी हैं, लेकिन अभी भी वो स्कैटर्ड हैं। बस जैसे ही इतना टेम्परेचर गिरता है ना 4500 केल्विन, उसके भी 3 लाख साल लगते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ, और हाइड्रोजन और हीलियम का एटम मिलता है। अब जब एटम बन गया ना, पहले एटम नहीं था तो हमारा फोटोन्स ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारे पास एटम है तो हमारा फोटोन ट्रेवल कर सकता है। अब यूनिवर्स हो गया ओपेक से ट्रांसपेरेंट, राइट, मीन्स अब लाइट ट्रेवल कर पा रही है, लाइट कैन ट्रेवल। अब क्या होता है कि उसके 1 बिलियन ईयर्स बाद क्या होता है कि टेम्परेचर पहुंचता है 200 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब एक और मजेदार चीज़ होती है कि जैसा कि हमने कहा था जहाँ मैटर होगा ऑफकोर्स वहाँ मास है, अब क्योंकि वो उसी की प्रॉपर्टी है ना। तो जो मास के अंदर एक करेक्टरिस्टिक जैसा बताया था कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, वो भी तो मैटर है ना। तो वो मैटर है तो ऑफकोर्स उसके अंदर मास है तो ग्रेविटेशनल पुल है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है कि जो ग्रेविटी होती है ना, उन्हें कोलिज करा देती है और बनता है जाइंट क्लाउड। जाइंट क्लाउड किसका बनता है, नेबुला का, राइट। जो नेबुला का जाइंट क्लाउड बनता है ना, क्योंकि वो गैसेस का बना हुआ है। तो क्या होता है कि अब ये जो नेबुला है ना, वही तय करेगा फॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। हमारा सेकेंड पार्ट आने वाला है, वो होगा एविडेंसेस ऑफ बिग बैंग थ्योरी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।